नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। इस चैप्टर का वन शॉट रिवीजन रहेगा। वैसे रिवीजन तो मैंने नाम दे दिया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि डिटेल में पूरे चैप्टर को हम समझ रहे हैं। एक एक टॉपिक को मैं कवर करवा रहा हूँ इसमें, ठीक है। और बिल्कुल आसान और सरल भाषा में आपको मैं सभी टॉपिक को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर रोशन सा स्टडी पॉइंट से पहले से जुड़े हुए तो आपको पता है कि सारे टॉपिक आपको एनिमेशन के थ्रू समझाया गया है। तो आप अगर एनिमेटेड वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सभी वीडियो लाइन से मिल जाएगा। वहाँ भी बहुत अच्छे से मैंने सभी चैप्टर को एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि भैया जो हमने अभी जो पिछला चैप्टर हमने समझा था, उसका समय काल क्या था भैया? 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व। ये हमारे पहले चैप्टर का समय काल था, ठीक है। लेकिन अभी जो हम दूसरा चैप्टर समझने वाले हैं, ये तो हड़प्पा सभ्यता का समय काल हो गया। लेकिन हम जो अभी दूसरा चैप्टर समझने वाले हैं ना, दूसरे चैप्टर का समय काल क्या है भैया? 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक, ठीक है। ये हमारे दूसरे चैप्टर का समय काल है। और यही समय काल हमारे तीसरे चैप्टर का भी रहेगा, और साथ ही साथ चौथे चैप्टर का भी समय काल क्या है भैया? यही समय काल रहने वाला है, ठीक है। तो ये जो समय काल है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का, वो पूरे भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन अब बच्चों के मन में सवाल उठता है कि भैया सीधा हम 1900 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता का अंत हो जाता है, उसके बाद सीधा हम 600 ईसा पूर्व में आ गए, इसके बीच की घटना कहाँ गया? तो देखो, ये ना आपके सिलेबस में नहीं है। एनसीईआरटी के बुक में वैदिक काल, बीच में क्या होता है, वैदिक काल का मतलब समय काल हम देखते हैं, वैदिक सभ्यता का समय काल हम देखते हैं। लेकिन वैदिक काल के बारे में आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं बताया गया है। लेकिन मैंने यहाँ पे वैदिक काल के बारे में भी आपको बताने की कोशिश की है। तो हम थोड़ा सा वैदिक काल के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे अपने चैप्टर की पीडीएफ में और सभी टॉपिक को एक एक करके हम समझेंगे। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बाद भारत में जो सभ्यता विकसित होती है उसको हम वैदिक सभ्यता या आर्यों की सभ्यता बोलते हैं, ठीक है। अब इसको वैदिक काल या वैदिक सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस समय काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो है वेद। आपको पता है कि संस्कृत के 4 वेद है, और इन वेदों के माध्यम से ही अपने को वैदिक काल के बारे में पता चलता है। अब संस्कृत के 4 वेद कौन से भैया? तो ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद है, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, और आखिर में जो है सबसे वो है अथर्ववेद, ठीक है। ये 4 वेद है हमारे। तो वैदिक काल का जो समय काल है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ये वैदिक काल का समय काल है। लेकिन वैदिक काल को भी हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं, 2 भागों में इसको बांटा जाता है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल आपको पता है कि भाई ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पहले इसी वेद की रचना हुई थी, ठीक है। तो ऋग्वेद का जो समय काल है वो है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल शुरू होता है। उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व, ये उत्तर वैदिक काल का समय काल माना जाता है। और इस समय में जो भारत की जो मुख्य जनजाति थी वो आर्य थी। आर्य जनजाति यानी कि आर्य लोग, मतलब आर्य लोगों के बारे में भाई अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ का मानना ये है कि ये हमारे जो थाईलैंड साइड है, म्यांमार साइड से आए थे। कुछ मानते हैं कि ये मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। बहुत सारे विद्वान जो है मानते हैं कि ये मध्य एशिया से आए थे, भारत के मूलवासी नहीं थे। आप जब कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में आप आर्य लोगों के बारे में, आर्य सभ्यता के बारे में आप डिटेल में, लोग नहीं कहेंगे, जनजाति कह दो आप, या फिर आप आर्य एक सभ्यता कह सकते हैं। तो यहाँ के जो लोग थे उनके बारे में आप डिटेल में आप कॉलेज में या फिर जो आप ग्रेजुएशन करेंगे वहाँ पे आप जानेंगे, ठीक है। अब हम चलते सीधा अपने चैप्टर की पीडीएफ में, और सभी टॉपिक को हम एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं। सो प्यारे बच्चों, हम आ चुके हैं अपने चैप्टर की पीडीएफ में। और जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर का पूरा नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, ठीक है। चैप्टर का समय काल क्या है? 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। और इस चैप्टर में इस समय काल का जो राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक और हम आर्थिक इतिहास की बात करने वाले हैं। इन दोनों इतिहास को हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। आपको पता है कि राजनीतिक इतिहास में हम क्या जानते हैं? राजनीतिक इतिहास में हम जानते हैं किसी जगह के राजवंश के बारे में, है ना, सिंहासन पे किसका मतलब शासन था या कौन से राजवंशों का उद्भव हुआ, राजनीतिक इतिहास हो जाता है। आर्थिक इतिहास में हम क्या समझते हैं? व्यापार के बारे में, है ना, सिक्कों का विकास हुआ कि नहीं हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। अब देखिए, जब हम बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की 600 ईसा पूर्व का, जो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का जो समय काल है वो पूरे भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है।
क्यों? क्योंकि ये जो पूरा समय काल है वो परिवर्तनकारी समय काल था। इस समय में भारतीय इतिहास में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि इस समय में नए नए राज्यों और नए नए नगरों का विकास देखने को मिलता है। विशेषकर गंगा घाटी के आसपास बहुत सारे नए नगर और राज्य उभर के सामने आते हैं। इसके अलावा इसी समय काल में सिक्कों का विकास देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक परिवर्तनकारी समय काल था। इसके बारे में आगे एक टॉपिक दे रखा है, पहले मैं इसी को समझा देता हूँ कि 600 ईसा पूर्व के काल में और कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलता है। देखो, आरंभिक राज्य नगरों का विकास होता है। लोहे का प्रयोग, सबसे पहले जो लोहे का इस्तेमाल भारत में शुरू हुआ वो 600 ईसा पूर्व के समय काल में हुआ था, है ना। सिक्कों का विकास देखने को मिलता है। साथ ही साथ जैन और बौद्ध धर्म का विकास जो हुआ वो भी इसी समय काल में हुआ था, और इनके जो ग्रंथ लिखे गए थे वो भी 600 ईसा पूर्व के काल में लिखे गए थे। ठीक है, साथ ही साथ 16 महाजनपदों का उद्भव किस समय काल में हुआ भैया? तो इसी समय काल में हुआ था। जैसे कि वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, ये सारे महाजनपद थे। 16 महाजनपद, जैसे कि अभी भारत में 28 राज्य हैं, इसी तरीके से 600 ईसा पूर्व के आसपास भारत में बहुत सारे महाजनपदों का विकास देखने को मिलता है। तो इनमें से ये प्रमुख महाजनपद, जिसमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, आपको ये बात मालूम होगा। ठीक है, अब ऊपर आ जाते हैं। जैसा कि आप अगर एनसीईआरटी बुक में आप लोगों ने देखा होगा, पहला टॉपिक क्या दे रखा है? प्रिंसेप और पियदसी, है ना, दूसरे चैप्टर में। तो इसमें ना सबसे पहले यहाँ पे प्रिंसेप यानी कि जेम्स प्रिंसेप के बारे में बताया गया है कि जेम्स प्रिंसेप जो थे ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। कौन थे? जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी। और इनका भारतीय इतिहास में क्या योगदान है कि इन्होंने ना भारत के सबसे प्राचीनतम 2 लिपि, ब्राह्मणी और खरोष्टी, इन दोनों का अर्थ निकाला था। अर्थ कब निकाला था? तो 1830 के दशक में इनके द्वारा इन दोनों लिपि का अर्थ निकाला गया था। आगे एग्जैक्ट डेट भी दे रखा है, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। लेकिन ये अगर दशक की बात करें तो 1830 का दशक, है ना। 1830 के दशक का मतलब क्या है? 1830 से लेके 40 का जो समय काल है उसको हम 1830 का दशक बोलेंगे। तो इसी समय काल में इन्होंने इन दोनों लिपि का अर्थ निकाल दिया था। अब देखो भैया, जब इन्होंने अर्थ निकाला, आपको पता है कि प्राचीनतम अभिलेख जो थे वो अशोक ने लिखवाए थे। किसने लिखवाए थे भैया? सम्राट जो हमारे अशोक थे, उन्होंने सबसे प्राचीनतम अभिलेख लिखवाए थे। और देखा कि भैया वहाँ पे ना कुछ शब्द लिखे हुए मिले, जैसे कि पियदसी, है ना। पियदसी, तो पियदसी का मतलब क्या होता है भैया? सुंदर मुख वाला राजा या सुंदर मुख वाला व्यक्ति, पियदसी का मतलब होता है। अब बहुत सारे अभिलेखों पे यही शब्द अपने को लिखा हुआ मिलता है, तो इसे अनुमान लगाए कि ये जो पियदसी है एक उपाधि थी, ठीक है, जो कि सम्राट अशोक ने अपने लिए प्रयोग किया था, या उसके जो नागरिक थे वो सम्राट अशोक के लिए उपाधि प्रयोग में लाते थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ चुके होंगे। चलिए, अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया यहाँ के सारे पॉइंट। 16 महाजनपद वाला जो टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी बुक में दूसरा टॉपिक है, ये सारे पॉइंट्स आपको मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि 600 ईसा पूर्व का काल जो है वो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। क्यों? अब नीचे यहाँ से हमें ना महाजनपद की प्रमुख विशेषताएं बताई रखी है यहाँ पे कि भैया महाजनपद जो होते थे उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती थी। देखो, अधिकांश महाजनपद पे राजा का शासन होता था, ठीक है, लेकिन गण और संघ, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, गण होगा, गण और संघ। गण और संघ के नाम से जो प्रसिद्ध राज्य थे वहाँ पे समूह का शासन होता था। मतलब यहाँ पे लोग समूह बनाकर शासन करते थे और समूह में शामिल सभी व्यक्ति क्या कहलाते थे? राजा कहलाते थे। भगवान बुद्ध, महावीर, जैन जैसे जो मतलब व्यक्ति हुए, व्यक्ति कह रहा हूँ ये तो भगवान ही है हमारे, है ना। तो भगवान महावीर, भगवान बुद्ध जो थे वो इन्हीं गणों और संघों से, खास करके गण से संबंधित थे। ठीक है, तो ये गण और संघ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। संघ में क्या होता है कि भाई लोगों का एक संगठन होता है, संगठन के माध्यम से शासन चलता है, लेकिन गण में एक व्यक्ति, मतलब हर एक व्यक्ति अपने आप को एक तरीके से राजा समझ सकता है। कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, प्रत्येक महाजनपद की अपनी खुद की राजधानी होती थी और इसको किले द्वारा घेरा जाता था। अब राजधानी, भाई पुराने समय में युद्ध होता था तो राजधानी पर कब्जा कर, दुश्मन जो देश है, दुश्मन जो राज्य है, वो सबसे पहले राजधानी पर कब्जा करने की सोचता था। तो इसलिए राजधानी की सुरक्षा के लिए उसके चारों तरफ किलेबंदी की जाती थी, है ना। और सेना और नौकरशाही तंत्र का बड़ा ध्यान रखा जाता था। सेना वगैरह बना के, मतलब सेना का गठन इन्होंने किया था। अब धर्मशास्त्रों में ये बताया गया कि भाई यह जो राजा होगा, महाजनपद का राजा होगा, वो किस वर्ग से आएगा? क्षत्रिय वर्ग से आएगा। और उसका काम क्या होगा? तो व्यापारी, शिल्पकारों से भेंट वसूलना, कर वसूलना, ये राजाओं का प्रमुख काम होता था। ठीक है, महाजनपद के जो राजा होते थे। और इसके अलावा महाजनपद के लिए सेना का प्रबंध भी किया गया था, और ज़्यादातर उस समय, पुराने समय में जो सेना का प्रबंध किया जाता था वो कृषक वर्ग से किया जाता था। लेकिन कुछ राज्यों ने क्या किया था, अपनी स्थायी सेना वगैरह बना रखी थी, तो वो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता था। ठीक है, ये हो गया।
अब अगला टॉपिक आपके एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा 16 महाजनपद में प्रथम मगध। आपको पता है कि सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध था। अब मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्यों था, उसी के बारे में इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। तो भैया छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की हम बात करें तो मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन के उभरा था। ठीक है, और ये आधुनिक बिहार और झारखंड का जो एरिया है वो प्राचीन काल में कहलाता था मगध। अब मगध की खेती भाई बहुत अच्छी थी, उपजाऊ भूमि थी इसके पास, इस वजह से खाने पीने की कोई चीज़ों की कमी कभी हुई नहीं। ठीक है, उसके बाद लोहे की खदानें। देखो भैया झारखंड, मैं वैसे बिहार से हूँ। अब आपको पता है कि पहले जो झारखंड था वो भी बिहार का ही पार्ट था, है ना। तो वहाँ पे संसाधनों की बहुत मतलब कोई कमी नहीं होती थी, लेकिन अब बिहार में संसाधनों की कमी हो गई, लेकिन झारखंड के पास संसाधन है, काफ़ी सारे खनिज संसाधन मौजूद है झारखंड में। ठीक है, तो झारखंड में क्या है भैया, लोहे की खदानें थी, है ना। तो वहाँ से क्या, लोहे से उस समय क्या बनाए जा सकते थे, सैनिकों के लिए आधुनिक हथियार बनाए जा सकते थे। इससे भी मगध की सेना शक्तिशाली हो गई। हाथियों की उपलब्धता थी भैया, मगध के जंगल में बहुत ज़्यादा संख्या में हाथी थे। अब हाथियों का भी सेना में इस्तेमाल हो सकता था, तो सेना और ज़्यादा पावरफुल हो गए। आवागमन सस्ता था और बहुत ही सुलभ था। आवागमन यानी कि आना जाना, एक जगह से दूसरी जगह पे यातायात के साधन बहुत ही सस्ता था वहाँ पे, क्योंकि गंगा और उसकी उपनदियों के माध्यम से आना जाना बहुत आसानी से हो जाता था। आपको पता है पाटलिपुत्र जो कि मगध की दूसरी राजधानी थी, गंगा नदी के आसपास स्थित थी, तो वहाँ पे यातायात के साधन की कोई कमी नहीं होती थी। इसके अलावा शक्तिशाली राजा हुए भैया मगध के, जैसे कि बिंदुसार बिंबिसार बोलेंगे। ठीक है, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद, धनानंद जैसे बहुत ही पावरफुल राजा हुए और इन राजाओं ने इसको और ज़्यादा पावरफुल बना दिया। शक्तिशाली राजधानी थी, राजधानी बिल्कुल सुरक्षित राजधानी थी भाई मगध की। पहली राजधानी की बात करें तो राजगाह या फिर आधुनिक बिहार का जो राजगीर है, राजगीर का ही दूसरा नाम हम कह सकते हैं राजगाह। ठीक है, तो ये मगध के राजधानी थी। लेकिन राजगाह का अर्थ आपको पता है राजाओं का घर होता है। ठीक है, तो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में राजधानी को शिफ्ट कर दिया जाता है, कहाँ, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया और इस समय इसको हम क्या बोलते हैं, पाटलिपुत्र को पटना बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप मगध एक शक्तिशाली महाजनपद क्यों था, पॉइंट्स आप समझ चुके होंगे। चलिए, एक आरंभिक साम्राज्य। एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे जैसे जैसे एनसीईआरटी बुक में आपके टॉपिक्स दे रखे हैं उसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे इस पीडीएफ में ऐड कर रखा है, उसी के थ्रू आपको चीज़ें मैं समझाता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत का जो सबसे पहला जो साम्राज्य माना जाता है वह है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य चंद्रगुप्त नाम के कई शासक हुए, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य एक ही हुआ। एक चंद्रगुप्त फर्स्ट है जो कि गुप्त वंश का राजा है, एक चंद्रगुप्त सेकंड है वो भी गुप्त वंश का राजा है, लेकिन ये चंद्रगुप्त मौर्य है। मौर्य लगाओगे आप इसमें। ठीक है, तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य कब किया था भैया, 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना इसने की थी। और ये साम्राज्य बहुत विशालकाय था, बहुत ज़्यादा विशालकाय। ये अफगानिस्तान, पश्चिमोत्तर की बात करें तो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तक फैला था। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अगर तटीय क्षेत्र की बात करें तो उड़ीसा का भी जो एरिया था उसको अशोक ने जीत लिया था। दक्षिण में स्वर्णगिरी तक फैला हुआ था ये साम्राज्य, समझ रहे हो। तो इतना विशाल साम्राज्य था ये। अब देखो भैया इस साम्राज्य के बारे में जानकारी कैसे मिलता है, जानकारी प्राप्त करने के स्रोत क्या है, या फिर इस साम्राज्य के इतिहास की रचना हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्रोत है मूर्तिकला। देखो मौर्य साम्राज्य की बहुत सारी मूर्तियाँ अभी भी हमें मिली हैं। उन मूर्तियों से इनके धर्म के बारे में, यहाँ की जो मूर्तिकला है उसके बारे में हम समझ सकते हैं। दूसरा है मेगास्थनीज की इंडिका। भैया मेगास्थनीज कौन था, मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का सेनापति था उसका राजदूत था ये। ठीक है, और मेगास्थनीज ने भारत में रहते हुए इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक से भी हम मौर्य साम्राज्य के बारे में जान सकते हैं, वहाँ के नगरों के बारे में, प्रशासन व्यवस्था के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि एक समिति, 6 उप समिति का उल्लेख किसमें किया गया है, इंडिका नामक पुस्तक में ही किया गया है ना। उसके बाद कौटिल्य का अर्थशास्त्र। भैया कौटिल्य या फिर इसको हम चाणक्य भी बोल देते हैं या फिर विष्णुगुप्त भी बोल देते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, गुरु समझ रहे हो, टीचर, अध्यापक। और इन्होंने लिखा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक, और इस पुस्तक से भी हम जान सकते हैं भैया मौर्य साम्राज्य के बारे में। उसके बाद है ये रहने देते जैन और बौद्ध धर्म तथा पौराणिक ग्रंथ। ठीक है, जैन और बौद्ध धर्म के पौराणिक ग्रंथ भी मिले हैं। तो
जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथों से भी हमें पता लगता है कि इनका धर्म क्या था। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य की बात करूँ तो उसने जैन धर्म को अपनाया था अपने शासन के अंतिम समय काल में, और इसका वर्णन कई जैन ग्रंथों में किया गया है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो बौद्ध ग्रंथों में इसका नाम का जिक्र किया गया है, उसने कब अपनाया, है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये पॉइंट वैसे उसी ऊपर वाले से ही है, ऊपर का ही पार्ट है, तो इसको हम रहने देते। आखिरी में है अशोक के अभिलेख। ठीक है, आपके बुक में यही सारे पॉइंट्स बता रखा है, 1 2 3 4 5 पॉइंट आपके बुक में दे रखा है, आप इन्हीं पॉइंट्स को समझ ले। ये कोई वैल्यूबल पॉइंट नहीं है तो इसको हम रहने देते हैं, और ये भी ठीक है। तो अशोक के अभिलेख, अशोक वो पहला सम्राट था जिसने क्या किया था, पॉलिश पत्थरों पे अभिलेख लिखवाए थे। अभिलेख आप समझते हैं ना, जो पॉलिश पत्थर या चट्टान पे उत्कीर्ण किए शब्द होते हैं उसको अशोक मतलब अभिलेख बोलते हैं। तो सबसे प्राचीनतम अभिलेख सम्राट अशोक के बनवाए हुए थे, और इन अभिलेखों से भी हम मौर्य साम्राज्य के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पे आपको देवना प्रिय और प्रियदर्शी का अर्थ बता रखा है। तो ये दोनों उपाधियाँ थी। पहले पुराने समय में राजा महाराजा अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए क्या करते थे, बहुत सारी उपाधियों का इस्तेमाल करते थे। उसमें से देवना प्रिय एक उपाधि है, ये सम्राट अशोक ने अपने लिए प्रयोग किया था, जिसका मतलब होता है देवताओं का प्रिय। जो देवताओं का प्रिय होगा वो देवना प्रिय, और प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है, सुंदर मुख वाला व्यक्ति जो दिखने में स्मार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रियदर्शी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अशोक ने क्या किया था, धम्म का प्रचार किया था। अपने अभिलेखों के माध्यम से क्या किया, उसने धम्म का प्रचार किया। धम्म यहाँ यानी कि यहाँ पे कोई धर्म नहीं है, बल्कि इसमें कुछ नैतिक मूल्य होते हैं। सिर्फ ये कोई सेपरेट अलग से धर्म नहीं होता है, इसमें कुछ नैतिक मूल्यों का निर्धारण किया जाता है जिसको फॉलो करना चाहिए लोगों को। तो इसके प्रमुख उपदेश क्या थे भाई अशोक के धर्म के, तो बड़ों का आदर करना है, सन्यासियों और ब्राह्मणों के साथ उदार व्यवहार करना, सेवकों और दासों के साथ अच्छा व्यवहार रखना है आपको, साथ ही साथ दूसरे के धर्म और परंपराओं का आदर करना है। ठीक है, ये अशोक के धर्म के प्रमुख उपदेश थे। चलिए आगे हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। तो प्रशासन का मतलब क्या होता है, प्रशासन का मतलब होता है कि शासन व्यवस्था को कैसे चलाया जाता होगा मौर्य साम्राज्य में। अब कैसे चलाते होंगे भैया वो शासन व्यवस्था को, बहुत ही विशालकाय साम्राज्य था, है ना, अफगानिस्तान से लेके नीचे साउथ इंडिया तक और उधर पूरा उत्तर भारत सब मौर्य साम्राज्य का ही पार्ट था। इतने विशालकाय साम्राज्य पे उन्होंने कैसे नियंत्रण रखा होगा। देखिए सबसे पहले क्या किया उन्होंने, अपने साम्राज्य के कुछ प्रमुख राजनीतिक केंद्रों का चयन कर लिया। ठीक है, कुछ अफगानिस्तान से ले लिया, कुछ साउथ इंडिया से ले लिया, कुछ उत्तर भारत से ले लिया। इस तरीके से उन्होंने अलग अलग प्रांतीय केंद्र सेलेक्ट कर लिए उन्होंने, जैसे कि 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थी, जिसमें से एक तो इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो कि सत्ता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। पूरे साम्राज्य पे राजधानी के माध्यम से कंट्रोल रखा जाएगा, क्योंकि राजा राजदरबार कहाँ होंगे, राजधानी में ही। इसके अलावा 4 प्रांतीय केंद्र भी थे इसमें। 4 प्रांतीय केंद्र में तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में है ना, उज्जैनी आपको पता है मध्य प्रदेश में, तोसली की बात करूँ तो शायद आपका ये मध्य भारत में ही पड़ जाता है तोसली। अब मैप एक बार देख लेना। स्वर्णगिरी की बात करूँ तो आपको पता है कर्नाटक में है। तो ये 4 प्रांतीय केंद्र थे, इनके माध्यम से भी साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जाता था। ठीक है, अब देखिए प्रांतीय केंद्रों का चयन बहुत ही ध्यान से इन्होंने किया था, क्योंकि प्रांतीय केंद्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते थे। तो प्रांतीय केंद्र में तक्षशिला और उज्जैनी, ये दोनों प्रांतीय केंद्र लंबी दूरी वाले व्यापार मार्ग पर स्थित थे। भैया यहाँ से क्या होता था, व्यापार होता था, लंबी दूरी वाले व्यापार मार्ग पर स्थित थे। दूसरी तरफ स्वर्णगिरी जो कि दक्षिण भारत में है ना, कर्नाटक में है, वो सोने की खदान के लिए फेमस था। इसके अलावा भूमि और नदी दोनों मार्गों से आवागमन को सुचारू बनाने रखने की कोशिश की गई कि भाई नदी मार्ग से भी आवागमन अच्छा हो सके, और जो भूमि मार्ग मतलब स्थल मार्ग है और नदी मार्ग दोनों से ही यातायात के साधन अच्छे रहे। ठीक है, इसके लिए कुछ अच्छे कदम भी उठाए गए सम्राट के द्वारा। अब मेगास्थनीज की बात करें तो इसने सैनिक गतिविधियों के संचालन हेतु एक समिति और 6 उप समिति का उल्लेख अपनी इंडिका नामक पुस्तक में किया था। ठीक है, तो जिसमें से अलग अलग कार्य बता रखी भाई, सभी जो उप समितियाँ थी 6 उप समितियाँ थी, उनके अलग अलग कार्य बता रखे हैं। जिसमें से पहली उप समिति नौसेना का संचालन करती थी, दूसरी यातायात और खान पान। नौसेना आप समझते हैं ना, नौसेना यानी कि जल सेना, है ना, जल सेना यानी कि नौसेना। दूसरी यातायात और खान पान का संचालन करती थी। यातायात में भैया क्या करेंगी ये उप समिति, यातायात में जो सैनिक है उनके लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था करना होगा,
खान पान में क्या काम करेंगे भाई, जो सैनिक हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करना, जो पशु है बैल है उनके लिए चारे की व्यवस्था करना, ये दूसरी उप समिति के काम हो गए। तीसरी उप समिति पैदल सैनिकों का संचालन करती थी, मतलब पैदल सैनिक को की देखरेख करना, ठीक है। उसके बाद चौथी उप समिति अश्वरोहियों का संचालन, क्योंकि भाई अश्वरोही भी होते थे सेना में, है ना, उनका संचालन करना। पांचवी उप समिति रथारोहियों का संचालन करती थी और छठी हाथियों का संचालन करती थी। तो ये 6 उप समिति के काम है भाई, याद कर लेना। अलग से 3 नंबर में भी आ सकता है, और जब 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मौर्य प्रशासन वाला क्वेश्चन आएगा, तब भी आपको ये बताना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी उप समिति की भूमिका, जो कि मैंने ऊपर ही आपको समझा दिया है, तो इसको आप देख लिए एक बार। अब देखिए एक आखिरी पॉइंट, जो सम्राट अशोक था वो अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखता था, और उसके लिए उसने क्या किया, धर्म का प्रचार भी किया उसने, और खास करके धर्म के उपदेश के माध्यम से लोगों के जीवन को वो सुखमय बनाना चाहता था, सुखी बनाना चाहता था। उसका मानना यह था कि धर्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और बाद के संसार में अच्छा रहेगा। इसके लिए उसने क्या किया, धम्म महामात्र नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। अब धम्म महामात्र होते थे ऐसे अधिकारी जो कि अशोक के धर्म का प्रचार करते थे, पूरे साम्राज्य में घूमते रहते थे इधर उधर, और लोगों को अशोक के धर्म के बारे में बताते थे कि भैया इसको आप मानो, इसके उपदेशों को मानो, आप सुखी रहोगे, आप सभी दुखों से मुक्त हो जाओगे, कुछ ऐसा, समझ लो। तो ये है धम्म महामात्रों की नियुक्ति, ठीक है, समझ गए होंगे आप इसको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा पहले मैं सांस ले लेता हूँ, उसके बाद आगे समझाता हूँ। सो प्यारे बच्चों, अगला जो टॉपिक है वो है मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। देखो कुछ इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया, और कुछ ने बहुत कम। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण या बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बताया, उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि मौर्य शासक अपने नाम के आगे, मतलब पहले तो भाई मौर्य शासक जो थे, जैसे सम्राट अशोक जैसे शासक की हम बात करें, या दूसरे जितने भी शासक हुए, सब शक्तिशाली थे और परिश्रमिक थे, मतलब मेहनत में विश्वास करते थे। इनकी मूर्तिकला अद्भुत थी। इससे पहले भारतीय इतिहास में ऐसी मूर्तिकला किसी की थी नहीं जैसा कि मौर्य शासकों की थी। इसके अलावा वो अपने नाम के आगे कोई उपाधि प्रयोग में नहीं लाते थे। उपाधि मैंने आपको पहले ही बताया कि पुराने समय के राजा महाराजा अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए अपने नाम के आगे बड़ी बड़ी उपाधि लगाते थे, जैसे कि महाराजा धीराज, महाराजाओं का महाराजा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी मतलब उपाधियाँ लगाते थे, स्वर्गपुत्र, देवपुत्र की उपाधि लगाते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई उपाधि नहीं लगाया अपने नाम के आगे, ठीक है। अब कम शक्तिशाली या कम महत्व क्यों देते हैं भाई विद्वान इसको, तो देखो ये केवल 150 साल तक ही चल पाया भाई भारत में। ये साम्राज्य केवल 150 साल तक ही भारत में चल पाया, जो कि भारतीय इतिहास में बहुत छोटा समय काल माना जाता है। बहुत ऐसे साम्राज्य हुए जिन्होंने 300 साल 400 साल तक शासन किया, जिन मतलब जो साम्राज्य टिका रहा, लेकिन मौर्य साम्राज्य केवल 150 साल तक ही टिक पाया। और ये साम्राज्य पूरे उपमहाद्वीप में भी नहीं फैल पाया। केवल जो उत्तर भारत है, ठीक है, उत्तर भारत में इनका नियंत्रण अच्छा था। साउथ की तरफ जाए तो उनका नियंत्रण उतना अच्छा नहीं था, ठीक है। तो ये आप पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। अब बात करते हैं राजधर्म के नवीन सिद्धांत, दक्षिण के राजा और सरदार। ये हमारा अगला टॉपिक है, दक्षिण के राजा और सरदार। हम थोड़ा सा साउथ इंडिया में चलते हैं, वहाँ के हिस्ट्री को समझते हैं। तो देखो प्राचीन काल में साउथ इंडिया को बोला जाता था तमिलकम, यानी कि इस समय का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल जो राज्य है उसको हम तमिलकम बोलते थे प्राचीन काल में। और यहाँ पे चोल, चेर और पांड्य जैसे जो सरदारिया है उसका उद्भव देखने को मिलता है। सरदारी यानी कि राज्य, समझ लो, सरदार यानी कि राजा, और सरदारी यानी कि जहाँ जो क्षेत्र राजा वहाँ के सरदार के नियंत्रण में है उसका क्या हो जाएगा, सरदारी हो जाएगा, समझ लो। तो ये राज्य प्रमुख थे इस समय काल के। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इस समय काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो तमिल संगम ग्रंथ है, जो कि तमिल भाषा में लिखी गई थी, और इसी से हमें चोल, चेल, पांड्य और दक्षिण भारत का जो पूरा इतिहास है उसके बारे में पता चलता है। अब देखो सरदार जो होते थे, सरदार और राजा, सरदार बोल दो राजा बोल दो, वो लंबी दूरी वाले व्यापार के द्वारा क्या करते थे, राजस्व जुटाते थे, ठीक है, ताकि साम्राज्य का खर्चा चल सके। इसमें से प्रमुख जो अगर हम बात करें जो शासक थे जिनकी सरदारी थी, सातवाहन, शक, इनका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम दैविक राजा की बात कर लेते हैं। दैविक राजा वाला टॉपिक है, इसमें बता रखा है कि कुषाण वंश के जो शासक थे
कुषाण वंश के बारे में इसमें हम बात करने वाले हैं। तो कुषाण वंश के राजाओं ने क्या किया था, अपने आप को ना देवतुल्य प्रस्तुत करने के लिए कुछ नीतियाँ अपनाई थी। देवतुल्य यानी कि अपने आप को देवताओं जैसे दिखाने के लिए, देवताओं के समान दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया था, कुछ नीतियाँ अपनाई थी। जैसे कि इन्होंने अपने आप को देवी देवताओं के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। विभिन्न देवी देवताओं के साथ ये ऐसा प्रस्तुत करते थे कि हम देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, जैसे कि आप ये मूर्ति देख सकते हो, ये कुषाण वंश का जो राजा था कनिष्क, उसकी मूर्ति है। ठीक है, तो कुषाण वंश का जो इतिहास है वो अभिलेख और साहित्यों के माध्यम से लिखा गया है। ज़्यादातर इतिहास हम इसी के माध्यम से जानते हैं, जो साहित्यिक स्रोत है और जो अभिलेख है उनसे जानते हैं। तो कुषाण वंश के राजाओं ने अपनी विशालकाय मूर्तियाँ बनवाई थी। जैसे कि इनकी कुछ मूर्तियाँ जो है मथुरा के माट नामक देवी स्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और कुछ इनकी जो विशालकाय मूर्तियाँ है वो अफगानिस्तान से भी मिला है। इससे समझ में आता है कि अपने आप को देवतुल्य प्रस्तुत करने के लिए अपनी विशालकाय मूर्तियाँ बनवाते थे। इन्होंने देवतुल्य प्रस्तुत करने के लिए एक और चीज़ किया, उन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई। और ये ऐसा चीन के शासकों से प्रभावित होकर करते थे, क्योंकि चाइना के जो राजा थे वो अपने नाम के आगे क्या लगाते थे, स्वर्गपुत्र की उपाधि लगाते थे। तो उनसे प्रभावित होकर इन्होंने देवपुत्र की उपाधि लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गुप्त वंश के बारे में बात कर लेते हैं। तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में देखते हैं कि भाई लगभग गुप्त वंश का उद्भव हो जाता है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। नहीं, एक मिनट, लगभग 319 ईस्वी, एक मिनट मैं बता दूँ आपको, लगभग 319 ईस्वी के आसपास गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। तो ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तो नहीं होगा, ये होगा 4वीं शताब्दी ईस्वी होगा ये। ठीक है, 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश का उदय हुआ था। उससे पहले क्या थे, सामंतवादी व्यवस्था का उद्भव भारत में देखने को मिलता है। सामंतवादी व्यवस्था में क्या होता है कि राजा अपनी अलग अलग सामंत नियुक्त कर देते हैं, है ना। वो भूमि पर नियंत्रण रखते हैं और कर वगैरह टैक्स एकत्रित करके क्या करते हैं, राजा को देते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि बहुत सारे जो ये सामंत थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए और बाद में वो राजा भी बन जाते हैं। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, राजाओं को मतलब कमज़ोर कर दिया और वो उन एरियाओं को अपने नियंत्रण में ले लिया। यहाँ पे कोई खास चीज़ नहीं पता रखी थी, चलिए इसको हम रहने देते हैं। वैसे समझा दिया मैंने, जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम यहाँ पे सीधा आ जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, गुप्त शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत क्या है हमारे पास। देखिए, गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत में साहित्यिक स्रोत हो सकता है, सिक्के हैं और अभिलेख है। अभिलेखों में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इलाहाबाद स्तंभ, या फिर इसको हम प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद स्तंभ मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ के लिए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग आपको पता है एक जगह है जिसको हम इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, अभी नाम चेंज कर दिया, प्रयागराज हो गया अभी, है ना। तो प्रशस्ति किसी न किसी राजा या किसी व्यक्ति के प्रशंसा में लिखी जाती है। अब ये प्रयाग प्रशस्ति किसकी प्रशंसा में लिखी गई थी, समुद्रगुप्त की प्रशंसा में। और इसको लिखने वाले कौन थे, हरिसेन। अब हरिसेन कौन है भैया, समुद्रगुप्त के राजकवि थे। इन्होंने इसकी रचना की थी संस्कृत में। ठीक है, तो जो इलाहाबाद स्तंभ है या फिर प्रयाग प्रशस्ति है उसका रचनाकार कौन है, हरिसेन। किसके बारे में इसमें लिखा गया है, तो समुद्रगुप्त के बारे में, जो कि गुप्त वंश के बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक आप NCERT में देखेंगे, बदलता हुआ देहात, जनता में राजा की छवि। तो यहाँ पे जातक की एक कहानी के माध्यम से बताया गया है कि जनता में राजा की छवि कैसी थी। मैं आपको स्टोरी सुना देता हूँ, आप NCERT बुक में भी पढ़ सकते हैं कि भाई एक राजा होता है, वो ये जानना चाहता है कि उसकी प्रजा जो है उसके बारे में क्या सोच रखती है, क्या सोचती है। तो वो क्या करता है, अपना मतलब भेष बदल देता है वो। ठीक है, भेष बदल के जाता है, अपने लोगों से पूछता है कि भाई आपका राजा कैसा है। तो लोग कहते हैं कि भाई हमारा राजा हमारे लिए कुछ भी काम नहीं करता है, रात के समय चोर डाकू आते हैं, हमारे ऊपर हमला कर देते हैं, हमारा सारा सामान लूट लेते हैं, लेकिन हमारा राजा हमारे लिए कुछ नहीं करता। दिन में कर अधिकारी आते हैं, हमसे बहुत ज़्यादा टैक्स लेते हैं, ठीक है, हमारे ऊपर जुल्म ढाते हैं, लेकिन हमारा राजा हमारे लिए कुछ नहीं करता। तो इस स्टोरी से आप समझ सकते हैं कि जनता में राजा की छवि अच्छी नहीं थी। बस इसमें ही है। आगे आ जाओ, उपज बढ़ाने के तरीके। अब 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान उपज बढ़ाने के कौन कौन से तरीके देखने को मिलते हैं। तो भैया उपज बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो लोहे के फाल वाले हलों का इस्तेमाल होने लग गया। विशेषकर गंगा और कावेरी की घाटियों में इसका इस्तेमाल किया जाने लग गया, और जहाँ वर्षा अधिक होती थी वहाँ पे लोगों ने क्या किया, धान की रुपाई करने लग गए। ठीक है, क्योंकि लोहे के फाल वाले हलों से अब खेतों को पूरे गहराई के साथ जोत सकते थे, तो खेती करने में आसानी हुई। ठीक है, इसके अलावा कुछ जगह जहाँ पे
हलों का इस्तेमाल नहीं हो सकता था। जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र की हम बात कर दें, है ना, पूर्वोत्तर भारत के जो बहुत सारे इलाके थे, वहाँ के किसानों ने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी एरिया समतल नहीं होता है, तो यहाँ के किसानों ने कुदाल का इस्तेमाल करना शुरू किया, कुदालों के माध्यम से खेती करना शुरू कर दिया। इसके अलावा सिंचाई के नए नए साधनों का निर्माण किया गया, जैसे कि कुएँ, तालाब, जलाशय, नहर वगैरह खुदवाए गए ताकि खेतों की सिंचाई भी हो सके। तो ये खेती के जो तरीके थे जो कि 600 ईसा पूर्व में अपनाए गए थे, उसके बारे में होगी। अब हम बात करते हैं ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। देखो, ये जो खेती के नए तौर तरीके विकसित हुए ना, उससे ग्रामीण समाज में बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं नज़र आ गई। अब पाली भाषा में देखेंगे गृहपति, है ना, गृहपति शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसमें छोटे किसान और जमींदार भी आ जाते हैं। गृहपति का वैसे तो मतलब होता है घर का मुखिया, ठीक है। अब बड़े बड़े जमींदार जो होते थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते थे और किसानों पर नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान भी हुआ करते थे। इनका पद किसके आधार पे नियुक्त होता था, वंशानुगत होता था, यानी कि वंश परंपरा के अनुसार ग्राम प्रधानों की नियुक्ति होती थी। अब बहुत सारे जो, जैसे कि यहाँ पे विल्लाल है या बड़े जमींदार है, हलवा है, ये सब मतलब थोड़े अमीर टाइप के किसान वगैरह होते थे, ठीक है। अब बहुत सारे जो जमीन मतलब बहुत सारे किसान थे, उन्होंने क्या किया, खेती के जो ये नए तौर तरीके विकसित हुए, इसका इस्तेमाल उन्होंने अच्छे से किया और वो काफ़ी ज़्यादा धनी भी हो गए और उन्होंने गरीब किसानों का शोषण करना स्टार्ट कर दिया। तो ये आप ग्रामीण समाज में जो विभिन्नताएं थी, इस टॉपिक में आप बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण। यहाँ पे हम भूमिदान के बारे में स्पेशली बात करने वाले हैं। संभ्रांत ग्रामीण यानी कि जो गाँव में जो थोड़े पैसे वाले लोग थे, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। चलिए पहले हम भूमिदान की बात कर लेते हैं। तो भूमिदान कई कारणों से किया जाता था। अभिलेखों पे हमें ना भूमिदान के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल जाता है अभिलेखों से, जिससे पता लगता है कि भूमिदान ज़्यादातर धार्मिक संस्थाओं को और ब्राह्मणों को दिया जाता था, ठीक है। ये सब ज़्यादातर हमें संस्कृत के अभिलेखों से पता चलता है। प्रभावती गुप्त वो पहली महिला थी जिसने भूमिदान किया था, ठीक है, पहली महिला, भारतीय इतिहास में पहली महिला जिसने भूमिदान किया था, क्योंकि महिलाओं को भूमिदान करने का हक नहीं था। अब देखिए, ये थी कौन, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और वाकाटक नरेश की पत्नी। वाकाटक वंश के साथ इसका विवाह संबंध हुआ था। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया कि धर्मशास्त्रों में महिलाओं को संपत्ति रखने का हक नहीं था, लेकिन प्रभावती गुप्त महिला होते हुए भी भूमिदान किया था और ये धर्मशास्त्र के नियमों के खिलाफ था। अब भूमिदान पर इतिहासकारों के मत क्या है, भैया भूमिदान क्यों किया जाता था? तो भूमिदान में आप देखेंगे कि कई बार जमीन के बहुत बड़े बड़े रकबे भी भूमिदान में दिए गए और कई बार छोटे छोटे टुकड़े भी दी जाती थी। कई इतिहासकारों का मानना यह है कि भाई भूमिदान राजा किसान मतलब कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए राजा भूमिदान करते थे या अमीर लोग भूमिदान करते थे। कई बार जब राजा को ऐसा लगता था कि वो कमज़ोर हो गया है, उसके नियंत्रण में लोग नहीं है, तो वो लोगों को अपने सपोर्ट में लाने के लिए भी भूमिदान करता था। राजा अपने आप को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में भी प्रदर्शित करना चाहते थे, मतलब अच्छे राजा के रूप में भी प्रदर्शित करना चाहते थे, तो इसलिए भी वो क्या करते थे, भूमिदान किया करते थे, ठीक है। तो ये भूमिदान के बारे में हो गया। अब नए नगर एवं व्यापार, एनसीईआरटी में अगला टॉपिक आप देखेंगे नगर एवं व्यापार वाला टॉपिक दे रखा है। तो इसमें सबसे पहले तो बता रखा है भैया 600 ईसा पूर्व के आसपास भारत में अनेक प्रकार के नगरों का विकास देखने को मिलता है। जैसे कि अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानी थी, ठीक है। ज़्यादातर आप नगर देखेंगे, जैसे पाटलिपुत्र की बात कर लो, आप तक्षशिला की बात कर लो, ये सब ज़्यादातर किसी न किसी महाजनपद की राजधानी होती थी। और सभी नगर क्या होते थे, संचार मार्ग के किनारे स्थित होते थे, जहाँ से चीज़ों का लेन देन हो सके, सूचनाओं का लेन देन आसानी से हो सके, वहाँ पे ही स्थित होते थे, ठीक है। पाटलिपुत्र जैसे कि हम पाटलिपुत्र की बात करें तो नदी मार्ग के किनारे स्थित था, ये गंगा नदी के किनारे स्थित था। उज्जैनी जो है वो भूम मार्ग के किनारे स्थित था, स्थल मार्ग के किनारे स्थित था, है ना। पुहाड़, अब साउथ में जाएंगे आप तो साउथ में हमारे एक इस समय का नगर था पुहाड़, ये समुद्री तट पर स्थित था, ठीक है। मथुरा की बात करें तो मथुरा अपने व्यावसायिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था मथुरा। तो ये प्रमुख नगर जो कि इस समय काल के फेमस नगर थे, उनके बारे में हमने समझ लिया। अब नगरीय जनसंख्या, संभ्रांत वर्ग और शिल्पकारों की बात कर लेते हैं। तो 600 ईसा पूर्व के आसपास अगर हम देखें तो शासक वर्ग जो ज़्यादातर रहते थे वो कहाँ रहते थे, किलेबंद नगरों में रहा करते थे। लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे कि भाई हमें बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियाँ मिलती है,
ठीक है, जिन पर चमकदार कलई चढ़ाई गई होगी। अब ये ऐसे बर्तन कौन इस्तेमाल में लाते होंगे? अमीर लोग जो होंगे। और ये ज़्यादातर जो ये चीज़ें मिली है हमें जहाँ पे राजा महाराजा रहते थे और जहाँ पे किलेबंद नगर थे, वहाँ से हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई है। अगला टॉपिक देखो, यहाँ पे जो चीज़ें बता रखी है वो मैंने आपको ऊपर समझा दिया है, तो इसको हम रहने देते हैं। सारी जो साक्ष्य वगैरह मिले सोने चांदी तांबे कांसे, इसके आधार पे ही हम मतलब पता लगाते हैं कि किस जगह पे अमीर और किस जगह पे गरीब लोग रहते होंगे। तो ये चीज़ आप रहने दें। अब हम आ जाते हैं सीधा दानात्मक अभिलेख की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मैं ऐसा नहीं कर रहा कि मैं आपका कोई टॉपिक स्किप कर रहा हूँ, मैं आपके सभी टॉपिक को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि एनसीईआरटी बुक में भी आपको यही सारे टॉपिक देखने को मिलेगा। ठीक है, दानात्मक अभिलेख अगला टॉपिक है। तो आप एनसीईआरटी में आप बॉक्स में देखेंगे कि दानात्मक अभिलेख के बारे में बता रखा है। तो देखो, दानात्मक अभिलेख उन अभिलेखों को कहा जाता है जिसमें दान के बारे में पता लगता है, दान देने वाले व्यक्ति के बारे में लिखा होता है, दान क्यों दिया है, वो सब सारी चीज़ें हमें इन चीज़ों मतलब इन दानात्मक अभिलेखों में देखने को मिल जाता है। तो दानात्मक अभिलेख में आप देखेंगे कि दान देने वाले और उनके व्यवसाय का भी उल्लेख किया जाता है। ठीक है, अब देखो बहुत सारे नगरों में हम देखते हैं कि नगर में अलग अलग तरीके के लोग रहते थे, जैसे कि धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहार, है ना, अनेक प्रकार के अधिकारी, धर्मगुरु वगैरह रहते थे। अब कभी कभी क्या होता था कि उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है, जिसे श्रेणी कहा जाता है। श्रेणी क्या है? जो व्यापारी है, व्यापारियों का जो संघ है, जो क्या करते हैं, सामान को खरीद के लाते हैं और उनको बेचने का काम करते हैं, उसको श्रेणी कहा जाता था। एक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हाईलाइट कर रखा है। श्रेणी क्या होता है? व्यापारियों का संघ है जो कि सामान को खरीदने और बेचने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये श्रेणी कहलाएंगे। अब हम आ जाते हैं उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्यापार वाला, भैया ध्यान से समझना कि 600 ईसा पूर्व के आसपास व्यापार कहाँ कहाँ होता था। ठीक है, तो देखिए 600 ईसा पूर्व के आसपास की अगर हम व्यापार की बात करें तो व्यापार जो था वो 2 मार्गों के माध्यम से होता था, नदी मार्ग और भूमार्ग। जाहिर सी बात है कि उस समय ज़्यादातर भूमार्ग के माध्यम से व्यापार होता था, नदी मार्ग का भी इस्तेमाल काफ़ी कम होता था। ठीक है, देखिए जो भूमार्ग है, भूमार्ग का विस्तार जो है यानी कि स्थल मार्ग का विस्तार जो है वो मध्य एशिया तक हो चुका था। ठीक है, इसके अलावा समुद्री मार्ग की हम बात करें तो समुद्री बंदरगाहों का इस्तेमाल भी व्यापार के लिए होता था। खास करके अरब सागर वाले भाग की बात करें तो अरब सागर, आप अगर इंडिया के मैप को देखेंगे, नीचे वाला पार्ट आप देखेंगे, ठीक है, तो इधर आपको अरब सागर दिख जाएगा। तो अरब सागर वाले मार्ग से हम कहाँ कहाँ व्यापार करते थे? उत्तरी अफ्रीका है, पश्चिमी एशिया है, ठीक है, यहाँ तक व्यापार करते थे। बंगाल की खाड़ी आपको पता है, इस तरफ बंगाल की खाड़ी, यहाँ से कहाँ तो चीन है, दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी कि आप पॉलिटिकल साइंस में आसियान के देशों के बारे में पढ़ते हैं, है ना, तो उन देशों में व्यापार करने के लिए बंगाल की खाड़ी वाला जो समुद्री मार्ग है उसका इस्तेमाल होता था। अब राजा लोग कोशिश करते थे कि भाई इन बंदरगाहों पे वो क्या रखे, नियंत्रण बना के रखे। अब नियंत्रण बना के रखेंगे जब भी तो उनको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, तभी तो अपने साम्राज्य को अच्छे से चलाएंगे। तो इसलिए उन व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण रख के धन इकट्ठा करते थे, उनसे पैसे वैसे लेते थे। अब देखो इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में कौन होते थे? पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी होते थे, बैलगाड़ी वाले होते थे, है ना, घोड़े खच्चर जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी भी इन व्यापारिक मार्गों पर चलते थे, जो यहाँ पे हम स्थल मार्ग की बात कर रहे हैं। अब समुद्री मार्ग की अगर हम बात कर ले तो समुद्री मार्ग भाई लाभदायक तो था लेकिन खतरनाक भी होता था। खतरनाक क्यों होता था? क्योंकि कई बार समुद्री जो लुटेरे होते थे वो हमला कर देते थे। कई बार सुनामी आ गया तो, है ना, सुनामी की वजह से डूब गए भाई, बहुत सारे लोग डूब जाते थे, मर जाते थे समुद्र में ही, तो ये चीज़ें खतरनाक हो जाती थी। फिर देखो तमिल भाषा में हमें कुछ धनी व्यापारियों के समूह का भी उल्लेख मिलता है, जैसे कि मत्स्यवन और सत्तवाहा। ठीक है, ये 2 ऐसे समुदाय थे जो कि बहुत ज़्यादा मतलब फेमस थे। ऐसा हमें तमिल भाषा के ग्रंथों में या तमिल में ऐसे व्यापारियों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है जिनको अक्सर सेठी भी कहा जाता था। ठीक है, धनी व्यापारी होते थे, मतलब बहुत पैसे वाले होते थे। अब देखो हम किन चीज़ों का व्यापार करते थे भैया उस समय? तो नमक, अनाज, कपड़ा है, धातु है, ठीक है, और पत्थर है, लकड़ी है, जड़ी बूटी है, इन सब चीज़ों का व्यापार हम उस समय करते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च, मसाले, सूती कपड़े होते थे, जड़ी बूटी, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। रोमन साम्राज्य के लोगों को हम ये सारी चीज़ें देते थे। ठीक है, तो ये बस आप व्यापार में बता दो, काफ़ी है। हाँ, देखो यार लगातार बोल रहा हूँ
और अभी थोड़ा बोलने का भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी चैप्टर कंप्लीट करना है तो आप लोगों के लिए भाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। बस आप लोग यार जितना सपोर्ट आप कर रहे हैं अभी उतना ही करें, और अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी मेहनत करें। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोगों का रिजल्ट अच्छा है, ठीक है। अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो मैं यही चाहूँगा, अब मेरे को नहीं पता मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, वो तो आप ही बताएंगे, वो तो आपके लाइक और शेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मैं अच्छा पढ़ाऊँगा तो आप वीडियो को लाइक भी करके जाएंगे, आप शेयर भी करके जाएंगे। लेकिन मेरा पर्पस ये है कि मेरे स्टूडेंट जो मेरे चैनल से जो मेरे स्टूडेंट्स पढ़ने आए ना, वो अच्छा रिजल्ट लेके आए। मैं रिजल्ट चाहता हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादातर वीडियो में लाइक शेयर करने के लिए बोलता हूँ, लेकिन वास्तव में मेरे मन में यही है कि मैं आप लोगों के लिए अगर मेहनत कर रहा हूँ तो वो मेहनत आप लोगों के अंदर भी दिखना चाहिए। आप लोग भी मेहनत करें, आप लोग भी अच्छा रिजल्ट लेके आए। मेरे को उससे ज़्यादा खुशी और किसी चीज़ में नहीं मिलेगी कि मेरे चैनल में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट 90+ करके लेके आए, 90+ स्कोर करे, अपने रिजल्ट में 90+ देखे। मैं यही चाहता हूँ, ठीक है। तो आप अगर अभी मेहनत कर रहे अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे तो करना शुरू करो यार, ठीक है। आप अपने लिए नहीं तो अपने माँ बाप के लिए, आप अपने टीचर्स के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने इस सोसाइटी के लिए आप कुछ बेहतर करें, ठीक है। ज़्यादा वैसे मेरे को मोटिवेशन देने आता नहीं है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सिक्के और राजा, अगला हमारा टॉपिक आ गया सिक्के और राजा। तो बच्चों देखो, 600 ईसा पूर्व का जो काल है इसमें अनेक प्रकार के सिक्के ढाले गए, उनको प्रयोग में भी लाया गया, जिसमें से पहला सिक्का है आहत सिक्का। आहत सिक्का यानी कि जो आहत करके किसी धातु को पीट पीट के बनाया जाएगा तो वो आहत सिक्के कहलाएगा। अब देखो ये जो आहत सिक्के यहाँ पे आपको चित्र में भी दिख रहे हैं, आहत सिक्के में 2 धातु होते थे, 2 धातुओं का मिश्रण होता था, चांदी और तांबा, ठीक है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की बात कर रहा हूँ जब इन सिक्कों को ढाला गया था। और आहत सिक्के के बारे में कहा जाता है कि मौर्य वंश के राजाओं ने इन्हें जारी किए होंगे, मौर्य वंश के राजाओं ने इसको चलाया होगा, ठीक है। तो वैसे तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का स्थापना नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि चैप्टर का समय काल है तो इसीलिए हमने ये समय टाइम पीरियड ले लिया। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि मौर्य वंश के राजाओं ने सबसे पहले ऐसे सिक्के जारी किए थे। सोने के सिक्के की बात कर ले तो भैया सोने के सिक्के तो यहाँ पे आप चित्र में देख पाएंगे, सबसे पहले सोने के सिक्के जो है वो कुषाण वंश के राजाओं ने जारी किए थे 1वीं शताब्दी ईस्वी में, ठीक है। लेकिन अति उत्तम जो सोने के सिक्के थे, सबसे अच्छे सोने के सिक्के जो मिले थे वो गुप्त वंश के राजाओं ने जारी किए थे। सबसे बढ़िया सोने के सिक्के यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है, सबसे अति उत्तम सोने के सिक्के गुप्त वंश के राजाओं ने जारी किए थे। रोमन सिक्के देखो, दक्षिण भारत से हमारे को, दक्षिण भारत के कई पुरा स्थलों से हमें बहुत ज़्यादा संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं, जो कि व्यापारिक संबंधों को दर्शाता है कि व्यापारिक संबंध था, दक्षिण भारत के कई एरिया का व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ होता होगा। इसके अलावा तांबे के सिक्के भी मिले भैया अपने को। तांबे के सिक्के कहाँ से मिले हैं, देखिए तांबे के सिक्के मिले पंजाब और हरियाणा से, पंजाब हरियाणा से तांबे के सिक्के मिले। और यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे शासन करने वाले जो राजा थे वो योधेय शासक थे, योधेय राजाओं ने ये सिक्के जारी किए थे, हज़ारों की संख्या में हमारे को सिक्के मिले हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिक्के और राजा। अब अगला टॉपिक आता है मूल बातें, अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला गया, ठीक है। अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला गया, तो भैया देखो आपको पता है कि प्राचीन जो अभिलेख थे, प्राचीन अभिलेख किसने लिखवाए थे इन अभिलेखों को, सम्राट अशोक ने, है ना, सम्राट अशोक ने इन अभिलेखों को लिखवाया था। भाषा क्या थी, प्राकृत, ज़्यादातर अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी, ठीक है। कुछ आरामाइक भाषा में भी लिखी गई थी, कुछ संस्कृत में, लेकिन ज़्यादातर प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा आम लोगों की भाषा होती थी, जन सामान्य की भाषा। और अभिलेख की लिपि, लिपि अलग होता है, देखो लिपि होता है लिखने का माध्यम, ठीक है, भाषा होता है बोलने का माध्यम। लिपि जैसे कि मैंने ये शब्द लिखा, ये ली, पहले ला बनाया, उसके ऊपर ये छोटी की मात्रा लगाया, ये जो शब्द बना रहे हैं ये लिपि कहलाता है। अब अगर हम किसी भी अभिलेख का अर्थ निकालेंगे तो उस लिपि को पढ़ना पड़ेगा, है ना, लिपि का अर्थ निकालना होगा, अभिलेख का अर्थ नहीं, लिपि का अर्थ निकालना होगा। तो अशोक के प्राचीनतम अभिलेख जो थे वो ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए। तो इस टॉपिक में हम ब्राह्मणी लिपि का अर्थ कैसे निकाला गया और खरोष्टी लिपि का अर्थ कैसे निकाला गया बस उसी को समझने वाले हैं। यहाँ पे कुछ शब्द भी दे रखे हैं, जैसे कि ये ब्राह्मणी लिपि के शब्द है और ये हमारी देवनागरी लिपि के शब्द है। इनको जैसे क इस तरीके से बनता है, किसमें, देवनागरी लिपि में क ऐसे बनता है, हम ऐसे बनाते हैं,
लेकिन ब्राह्मणी लिपि में ऐसे बनता था। ठीक है, च आप देख सकते हो, थोड़ा ये द मिलता जुलता है, ये देखो, ये इधर का द देखो और इधर का द देखो, ये मिलता जुलता लग रहा है ना। तो 18वीं शताब्दी से, अब देखो मैं बता रहा हूँ आपको कि ब्राह्मणी लिपि का अर्थ कैसे निकाला गया। 18वीं शताब्दी से ही जो यूरोप के विद्वान थे वो भारतीय पंडितों की सहायता से क्या कर रहे थे, आधुनिक बंगाली लिपि अलग है और देवनागरी लिपि अलग है, इन दोनों लिपि में लिखे जितने भी पांडुलिपि थे उसका अध्ययन कर रहे थे और उनके जो अक्षर थे उन अक्षरों को के जो नमूने थे उनकी तुलना कर रहे थे प्राचीनतम लिपि के साथ। ठीक है, ये कोशिश बहुत लंबे समय तक चला। तो बाद में क्या होता है, जेम्स प्रिंसेप ने इसमें कामयाबी हासिल कर ली। ठीक है, और 1838 में उन्होंने क्या कर दिया, अशोककालीन जो ब्राह्मणी लिपि है उसका अर्थ निकाल दिया। ठीक है, तो ये ब्राह्मणी लिपि के अर्थ के बारे में हम बताएंगे। खरोष्टी लिपि का अर्थ कैसे निकाला गया, तो इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प किया सिक्कों ने। ठीक है, जो हिंद यूनानी राजाओं ने जो सिक्के बनवाए थे, अब हिंद यूनानी राजा कहाँ के राजा थे भैया, तो पश्चिमोत्तर भारत, यानी कि आप अगर इंडिया के मैप को देखेंगे, ठीक है, तो इधर आपका पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, ये पश्चिमोत्तर भारत कहलाता था। तो यहाँ से ये सिक्के हमारे को मिले पश्चिमोत्तर भारत से, और यहाँ पे राज किसने किया था, हिंद यूनानी राजाओं ने किया था। ठीक है, 2री से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं। इन्होंने जो सिक्के बनवाए थे ना, सिक्कों पे अपना नाम लिखवाया था 2 लिपि में, यूनानी लिपि में लिखवाया था और खरोष्टी लिपि में लिखवाया था। तो जो विद्वान यूनानी लिपि को पढ़ सकते थे उन्होंने अक्षरों को मिलाया और उसके बाद जेम्स प्रिंसेप ने इस लिपि का भी अर्थ निकाल दिया। ठीक है, तो ये खरोष्टी लिपि का हो गया। अब इस चैप्टर के हम आखिरी टॉपिक की बात कर लेते हैं, उसके बाद आपका ये जो चैप्टर है वो हो जाएगा कंप्लीट। आखिरी टॉपिक है अभिलेख साक्ष्यों की सीमाएं क्या होती है। सीमाएं यानी कि देखो, अभिलेख क्या है, पॉलिश पत्थर या चट्टान पे जो शब्दों को उत्कीर्ण किया गया है, जो शब्दों को लिखा गया है उसको हम क्या बोलते हैं, अभिलेख। अब अभिलेख ज़्यादातर राजा महाराजा बनवाते थे, अमीर लोग बनवाते थे। कई बार क्या होता था कि अभिलेखों पे अक्षरों को ना बहुत हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता था, इसको समझना, इसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता था विद्वानों के लिए, अभिलेख शास्त्रियों के लिए। जो अभिलेखों का अध्ययन करते हैं उनको हम अभिलेख शास्त्री बोलते हैं। तो अभिलेख शास्त्रियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था कई बार, क्योंकि अक्षरों को बहुत हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता था। कई बार आंधी तूफान आने की वजह से अभिलेख नष्ट हो जाते थे, टूट जाते थे, तो इस पर जो लिखे अक्षर होते थे वो लुप्त हो जाते थे। ठीक है, इसके अलावा देखो कई बार क्या होता था कि अभिलेख ना अभिलेखों में केवल उन्हीं व्यक्तियों के बारे में बताया जाता है जो उनको बनवाते हैं। ठीक है, आम लोगों के बारे में, रोज़मर्रे के जीवन के बारे में इन अभिलेखों से अपने को कुछ पता नहीं चलता है। इसके अलावा बहुत सारे अभिलेख थे, वो तो नष्ट होने वाला पॉइंट, ऊपर वाला जो पॉइंट है वो मैंने आपको समझा दिया है, उसी के बारे में बता रखा है। मैं ये पॉइंट समझा रहा हूँ आपको कि अभिलेखों से ना हमें केवल उन्हीं लोगों के बारे में पता चलता है जो इसको लिखवाते हैं। किसानों के सुख दुख के बारे में, रोज़मर्रे की ज़िंदगी के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। अभिलेख केवल विशेष अवसरों का वर्णन करते हैं, क्योंकि अभिलेख रोज़ रोज़ नहीं लिखवाए जाते। जब कोई विशेष उत्सव होगा, उद्घाटन होगा, तभी अभिलेख लिखवाए जाते थे। ठीक है, तो बस इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो ये वीडियो लगभग 50 मिनट की हो चुकी है। लगातार मैं 50 मिनट से बोल ही रहा हूँ, बस बीच में एक बार मैंने गैप लिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस चैप्टर में जो भी टॉपिक मैंने समझाया आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी टॉपिक में दिक्कत है भैया कमेंट में बता सकते हो मेरे को। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, रोशन सा स्टडी पॉइंट सर्च मारना, मेरी आईडी को फॉलो कर लेना, और वहाँ पे भी आप अपने डाउट मेरे से पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। जो भी आप बात करना चाहते हैं मेरे से आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।